गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट का डिस्कशन को फिनिश किया था। और अब हमें जो एनसीईआरटी में मतलब जो हमने सिलेबस आपको बताया हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जैसा मैंने बताया आपको 1808 में इंट्रोड्यूस किया गया इस थियरी को, एंड दिस थियरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन डाल्टन। और ये थियरी किसी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पे बेस्ड नहीं थी। इनफैक्ट अगर थियरी के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस थियरी के, अगर उनको भी कंसीडर किया जाए तो उसमें से ओरिजिनल स्टेटमेंट डाल्टन के कम ही है। ज्यादातर स्टेटमेंट उससे पहले डिफरेंट साइंटिस्ट ने बोले, उसी को इन्होंने कंपाइल किया। ठीक है, तो आप नोट करो, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस थियरी आर, important features of this theory are: number one, atom is the basic building unit. Atom is the basic building unit of all the substances present in universe. Atom is the basic building unit of all the substances present in universe. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, सबका बेसिक बिल्डिंग यूनिट क्या है? एटम। सब किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो, एटम इज इनडिविजिबल। एटम इज इनडिविजिबल। जब बेसिक बिल्डिंग यूनिट है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। It can neither be created nor it can be destroyed. मतलब अगर आप देखो तो ये है क्या? ये है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसी को पीओएसी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? और पीओएसी का जो कंसेप्ट है ये डाल्टन ने थोड़ी दिया। अगर हम पीओएसी का कंसेप्ट को देखें तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जनरलाइज फॉर्म है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इंट्रोड्यूस किया लेवोजियर ने। ठीक है, तो ये लेवोजियर का स्टेटमेंट है जिसको इन्होंने अपनी थियरी में कंसीडर किया। उससे पहले इन्होंने बोला एटम इज इंडिविजिबल, तो एटम की जो इंडिविजिबिलिटी की बात है, अब ये बात तो अगर आप देखो तो इसको तो डेमोक्रिटस ने भी बोला था इन 326 बीसी। तो ये भी डाल्टन का अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है। और ऑब्वियसली डेमोक्रिटस उस कंक्लूजन पे कैसे पहुंच पाए थे? डेमोक्रिटस ने ये बोला था कि अगर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को अगर हम डिवाइड करते जाए, उनका कोई भी सैंपल लेकर के उस सैंपल को हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करते जाए, तो अल्टीमेटली हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे वो सब्सटेंस या वो मैटर बना हुआ है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को उन्होंने एटम नाम दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आप देखो तो अब तक आपने जो कुछ भी लिखा है
इसमें से कोई भी स्टेटमेंट डाल्टन का अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atom of different elements differ, atom of different elements differ in terms of their atomic masses, atom of different elements differ in terms of their atomic masses, due to which atom of different elements differ in terms of their atomic masses, due to which their physical and chemical properties, due to which their physical and chemical properties also differ from each other, also differ from each other, also differ from each other। ठीक है, तो ये भी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट डाल्टन का ओरिजिनल स्टेटमेंट है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट आज की डेट में भी ट्रू है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो वजह है, अगर आप इसके और डिटेल में जाओगे और जब आप इस स्टेटमेंट की फर्दर एनालिसिस करोगे तो पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में बोले गए पहले वाले स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करता है। अब ये पहले वाले स्टेटमेंट को कैसे कंट्राडिक्ट करता है, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। देखो, इन्होंने बोला कि अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को कंसीडर करें तो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम है उसका एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है और एटॉमिक मास में डिफरेंस की वजह से उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर कर जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप नाइट्रोजन का एटम को लो और ऑक्सीजन का एटम को लो तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास अलग अलग है और अगर उनका एटॉमिक मास अलग अलग है इसलिए उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस होता है। अब मैं आपको रियल एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को कौन सा, मतलब एटम की कौन सी प्रॉपर्टी है जो फिजिकल प्रॉपर्टी को गवर्न करती है और एटम की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को गवर्न करती है। तो जरा नोट में लिखो, नोट में एक पॉइंट लिखो, लिखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, physical properties of an element depends upon, physical properties of an element depends upon the number of nucleons present inside it, the number of nucleons present inside it, whereas chemical properties of the element, chemical properties of the element depends upon, chemical properties of the element, whereas chemical properties of the element depends upon the number of electrons present inside it, the number of electrons present inside it। तो बेटा देखो, ये है रियल फैक्ट। ठीक है, जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज गवर्न होती है। अब डाल्टन ने क्या बोला, डाल्टन ने बोला कि एटम इज इंडिविजिबल। एक तरफ ये एटम के इंडिविजिबिलिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के पीछे उसके एटॉमिक मास को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। ठीक है, और अगर आप अगर आप उसका रियल एक्सप्लेनेशन देखो तो रियल एक्सप्लेनेशन क्या है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो न्यूक्लियॉन्स डिपेंडेंट है और नो डाउट न्यूक्लियॉन्स ही एटॉमिक मास को गवर्न करते हैं। आपको पता है कि न्यूक्लियॉन्स ही एटॉमिक मास को गवर्न करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब फिजिकल प्रॉपर्टी न्यूक्लियॉन्स डिपेंडेंट है और न्यूक्लियॉन्स तो एटम के अंदर प्रेजेंट है, अब एटम के अंदर न्यूक्लियॉन्स है, ये कैसे पता चलेगा? जब आप एटम को डिवाइड करोगे तभी तो पता चलेगा कि उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है। समझ में आया कि नहीं?
इसका मतलब है कि एटम जो है वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट नहीं है, एटम इंडिविजिबल नहीं है। एटम की इंडिविजिबिलिटी की बात और एटम से ही यूनिवर्स का हर सब्सटेंस बना हुआ है, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट, जो डाल्टन का ओरिजिनल स्टेटमेंट है, ये डाल्टन के थ्रू ही बोले गए प्रीवियस स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करता है। ये बात सबको समझ में आई? ये जो लास्ट पॉइंट है, ये डाल्टन एटॉमिक थियरी के ही अपने स्टेटमेंट को कैसे कंट्राडिक्ट करता है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, एक और बात डाल्टन एटॉमिक थियरी में बोली गई, और बेसिकली जो स्टेटमेंट डाल्टन एटॉमिक थियरी में कंसीडर किया जाता है, वो डाल्टन एटॉमिक थियरी का स्टेटमेंट नहीं है, बेसिकली वो है लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट। आपने पढ़ रखा है कि लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कि whenever two are more than two elements, whenever two are more than two elements combined together in fixed proportion by mass, then a fixed compound is produced. ठीक है, अब ये स्टेटमेंट डाल्टन का स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन से लिया गया है, बट इस स्टेटमेंट को भी डाल्टन एटॉमिक थियरी में कंसीडर किया जाता है। तो आप इस बात को नोट कर लो। एक और पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थियरी का लिख लो, लिखो, compounds are formed when atoms of different elements, compounds are formed when atoms of different elements combine together in fixed proportion by mass, combine together in fixed proportion by mass. ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए, ये सारे स्टेटमेंट्स डाल्टन एटॉमिक थियरी के स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें से सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट आप बोल सकते हो वो डाल्टन का अपना ओरिजिनल स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट डाल्टन एटॉमिक थियरी में बोले गए जो पहले के स्टेटमेंट्स हैं उनको कंट्राडिक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए तो डाल्टन एटॉमिक थियरी में कुछ भी सही नहीं है। और आपको मैंने बताया था कि यही वो डाल्टन थे जिन्होंने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पे फिंगर रेज किया था, जिन्होंने ये बोला था कि एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस गलत है बिकॉज वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद मैं अगला डिस्कशन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। नोट करो, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, इसी डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से कैथोड रेज को डिस्कवर किया गया, इसी डिस्चार्ज ट्यूब की हेल्प से एनोड रेज को डिस्कवर किया गया, इसी डिस्चार्ज ट्यूब को फर्दर आगे और मॉडिफाई करके थॉमसन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, जिसके बेसिस पे हमें स्पेसिफिक चार्ज का पता चला। यानी कि ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट हुए अगर देखें तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नोट करो, लिखो, डिस्चार्ज ट्यूब was invented by Julius Plucker. Discharge tube was invented by Julius Plucker in 1853. Discharge tube was invented by Julius Plucker in 1853. ठीक है, तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्रामेटिक डिटेल क्या है,
आप बुक्स में देखोगे डिस्चार्ज ट्यूब के अलग अलग टाइप के डायग्राम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं उन्हीं में से एक डायग्राम को डिस्कस करने जा रहा हूं। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक वैक्यूम पंप लगा होता है। वैक्यूम पंप जो कि इंटरनल प्रेशर को रेगुलेट करता है। इस ट्यूब के अंदर जो इंटरनल प्रेशर है, उस इंटरनल प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप को यूज किया जाता है। नेम से आप समझ सकते हो, ये प्रेशर बढ़ाने वाला फैक्टर नहीं है, बल्कि ये प्रेशर कम करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये वैक्यूम क्रिएट करता है। तो वैक्यूम पंप प्रेजेंट होता है इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अब देखो, दो इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं और यहां पे एक एमीटर लगा हुआ है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। करंट मेजरमेंट के लिए एमीटर को यूज किया जाता है। अब आप देखो बेटा, ये एक्सटर्नल बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और ये है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको बोलते हैं एनोड। ठीक है बेटा, इधर है एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड, whereas नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। तो ये एनोड है और इधर कैथोड। अब देखो, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इनर्ट गैस फिल्ड होती है। इसके अंदर इनर्ट गैस प्रेजेंट है बेटा। इनर्ट गैस मतलब लेस रिएक्टिव गैस। तो इसके अंदर हम नोबल गैसेस को कंसिडर करते हैं, जैसे हीलियम गैस है, नियॉन गैस है, आर्गन गैस है।
तो नोबल गैसेस को हम इसके अंदर फिल करते हैं। आप बोलोगे नोबल गैसेस को ही क्यों फिल करते हैं? बिकॉज हम यहाँ पे नहीं चाहते कि अंदर में कोई भी ऐसी गैस हो जो इंटरनल जो इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रोड मटेरियल के साथ रिएक्ट करे। तो किसी भी टाइप की अनवांटेड रिएक्शन से बचाने के लिए हम वहां पे इनर्ट गैस को कंसिडर करते हैं। हाँ तो इनर्ट गैस ही क्यों फिल किया जाता है? पहली वजह जो इनर्ट गैस की है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनर्ट गैस जो काम यहाँ पे करेगा वो काम दूसरा भी गैसेस मॉलिक्यूल कर सकता है। लेकिन इनर्ट गैस ही हम क्यों कंसिडर करते हैं? उसके पीछे वजह यह है कि अगर हम यहाँ पे रिएक्टिव गैस कंसिडर करेंगे तो वो रिएक्टिव गैस कैथोड और एनोड के जो मटेरियल है, कैथोड और एनोड जिस मटेरियल से बना है उसके साथ वो रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, हम किसी भी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चाहते अंदर में, तो उसके लिए हम यहाँ पे इनर्ट गैस को कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि गैस क्यों प्रेजेंट है उसके अंदर, गैस हम क्यों फिल कर रहे हैं। तो अगर गैस के फिल करने की वजह को आप समझो तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि यहां से लेकर के, ध्यान देना, जो एनोडिक इलेक्ट्रोड है, एनोडिक इलेक्ट्रोड से कैथोडिक इलेक्ट्रोड तक आपको एक कंडक्टिंग मीडियम दिखेगा। एनोडिक इलेक्ट्रोड से बाहर की तरफ अगर आप देखोगे कैथोडिक इलेक्ट्रोड तक, आपको क्या दिखेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कराने के लिए जो मीडियम होना चाहिए वो सुटेबल मीडियम प्रेजेंट। ठीक है, मेटालिक वायर्स, यहाँ पे मेटालिक इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को मेटालिक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एनोडिक इलेक्ट्रोड से कैथोडिक इलेक्ट्रोड तक एक्सटर्नली पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनली देखो ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब के अंदर क्या है? यहां से यहां तक गैप है, इसके अंदर कंडक्टिंग मीडियम नहीं है। तो अंदर में कंडक्टिंग मीडियम जनरेट करने के लिए हमें अंदर में चार्ज पार्टिकल्स चाहिए, जो चार्ज पार्टिकल्स मूव करके चार्ज का ट्रांसफर करें। और अगर चार्ज का ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होगा। और अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब चार्ज ट्रांसफर क्लोज लूप मैनर में होता है, अगर क्लोज लूप मैनर में चार्ज का ट्रांसफर होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? एमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होगा। ठीक है, मतलब करंट का फ्लो करेगा। तो एमीटर में डिफ्लेक्शन आने के लिए इस गैप को फिल करना जरूरी है, और उसके लिए हम यहां पे गैसियस मीडियम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हमने, अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्चार्ज ट्यूब के लिए, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब की वर्किंग को गवर्न करते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को नोट करो, लिखो ऑपरेटिंग वेरिएबल, operating variable inside the discharge tube, operating variable inside the discharge tube are, operating variable inside the discharge tube are number one internal pressure, and number two applied voltage, ये दो वेरिएबल्स हैं बेटा जो डिस्चार्ज ट्यूब की वर्किंग को गवर्न करते हैं। एक तो अंदर में प्रेशर कितना है, और दूसरा हम क्या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो वोल्टेज हम किसकी हेल्प से अप्लाई कर रहे हैं? एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से हम वोल्टेज को गवर्न कर रहे हैं। और इंटरनल प्रेशर को किसके थ्रू गवर्न कर रहे हैं? वैक्यूम पंप की हेल्प से गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो वैक्यूम पंप रेगुलेट करता है इंटरनल प्रेशर को, और एक्सटर्नल बैटरी रेगुलेट करती है अप्लाइड वोल्टेज को। अभी वेट करो, आपको आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं। तो
यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि भाई वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, तो आप बोलोगे वैक्यूम पंप रेगुलेट कर रहा है इंटरनल प्रेशर को, ठीक। और एक्सटर्नल बैटरी क्या कर रही है, एक्सटर्नल बैटरी रेगुलेट कर रही है अप्लाइड वोल्टेज को। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो इंटरनल प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय वैक्यूम पंप, internal pressure is regulated by vacuum pump, whereas applied voltage is regulated by external battery. Applied voltage is regulated by external battery. ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई ऑपरेटिंग वेरिएबल्स की। अब बात आती है कि डिस्चार्ज ट्यूब कौन सी कंडीशन में ऑपरेट होता है। आगे लिखो, ऑपरेटिंग कंडीशन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब आर, ऑपरेटिंग कंडीशन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब आर, ऑपरेटिंग कंडीशन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब आर, number one, very low internal pressure, very low internal pressure। जब इंटरनल प्रेशर हम बहुत लो रखते हैं तब ये ऑपरेट होता है। नंबर टू, very high applied voltage, very high applied voltage। ठीक है, तो बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज को जब हम अप्लाई करते हैं तब डिस्चार्ज ट्यूब वर्क करना शुरू करता है। वर्क करने का मतलब क्या है, एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखना शुरू होता है। अब आप बोलोगे कि भाई लो प्रेशर को कंसीडर करने से हमें क्या बेनिफिट मिला और हाई वोल्टेज को अप्लाई करने से हमें क्या बेनिफिट मिला। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या समझ रहे हो यहां पे, अगर लो इंटरनल प्रेशर को हम कंसीडर करते हैं तो हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। अगर लो इंटरनल प्रेशर है तो क्या बेनिफिट मिलेगा डिस्चार्ज ट्यूब की वर्किंग में। कुछ आइडिया, जो कुछ भी आप जानते हो। लो प्रेशर सो लेस कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ गैस, और इससे क्या होगा, टू ब्रेक द एटम्स ऑफ गैस इन स्मॉल पार्टिकल। अच्छा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है प्रेशर कम कर दोगे तो क्या बॉन्ड वीक हो जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसा नहीं बेटा। पहली वाली वजह जो है वो काफी हद तक सही है। ये अक्षत मिश्रा ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ये ऑलमोस्ट करेक्ट है। देखो बेटा, अगर हम लो इंटरनल प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो लो प्रेशर को अप्लाई करने का मतलब क्या है, आपको मैंने मोल कंसेप्ट में आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बताया हुआ। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ के रखते हो ना तो उसका बेनिफिट मिलता है। आप जरा देखो यहाँ पे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पे V क्या है, V है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज प्रेजेंट। तो कंटेनर तो ये है डिस्चार्ज ट्यूब, इसका वॉल्यूम तो फिक्स है, तो मतलब ये V फिक्स है। R गैस कांस्टेंट है, नाम में ही कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू। और T टेम्परेचर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम टेम्परेचर को चाहे तो कांस्टेंट रख सकते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। तो अब यहां से आप देखो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल आ रहा है। आप अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अगर आप उस ट्यूब के अंदर गैसियस मोल बढ़ाओगे तो इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर ट्यूब से आप गैसियस मोल कम कर लोगे, मतलब गैस को बाहर निकाल लोगे, तो इंटरनल प्रेशर कम हो जाएगा। तो वैक्यूम पंप क्या करता है? वैक्यूम पंप इस ट्यूब से गैस को सक करके बाहर निकालता है, ठीक है? वो ट्यूब से गैस को बाहर निकालता है, और अगर गैस बाहर जाएगी तो अंदर में प्रेशर कम हो जाएगा। अब जरा इस बात को समझो, बेसिकली क्या है कि अगर बहुत ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, इसका मतलब क्या है? अंदर में बहुत ज्यादा क्राउडिंग है, और जब क्राउडिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा? जो चार्ज पार्टिकल जनरेट होंगे, अब वो कैसे जनरेट होंगे वो बात की बात है। अगर चार्ज पार्टिकल जनरेट होंगे और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल बैटरी की हेल्प से, तो उस चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है? तो क्या होगा? अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी तरीके से जनरेट हो गया और हम पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। उस काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा। बेसिकली हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं इस गैप को खत्म करना, मतलब यहां से कोई चार्ज पार्टिकल चले, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड से चार्ज पार्टिकल चले और इस इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाए। आगे कंडक्टिंग मीडियम है, तो इस तरीके से क्लोज लूप मैनर में चार्ज का फ्लो होने लगेगा, यानी कि करंट का फ्लो होने लगेगा। यही हम चाहते हैं, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि अगर ये चार्ज पार्टिकल जनरेट होता है, उसको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाती है, लेकिन अंदर में बहुत ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स है, अंदर में क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी भी ज्यादा हो, क्या होगा? वो मूव करते हुए उन गैसियस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा, और अगर गैसियस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा तो चार्ज का जो फ्लो है, वो चार्ज का फ्लो स्मूथ मैनर में नहीं हो पाएगा, और चार्ज का फ्लो अगर स्मूथ मैनर में नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बेटा, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो अगर चार्ज का फ्लो स्मूथ तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पुअर होगा। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बेटर मैनर में हो, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वो जो कोलिजन चार्ज पार्टिकल का गैसेस मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है, हम उस कोलिजन को कम करना चाहते हैं, और कोलिजन को कम करने के लिए ऑब्वियसली हमें भीड़ को नियंत्रित करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्राउड को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो क्राउड मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं भाई? भीड़ को कम कर दो, ठीक है? तो हमने कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल लिए, और मॉलिक्यूल्स को अगर हमने बाहर निकाल लिया तो चार्ज पार्टिकल का फ्लो स्मूथ हो गया, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो गया, ठीक है? तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, टू मिनिमाइज the collision, to minimize the collision of charge particle with the gaseous molecule, to minimize the collision of charge particle with the gaseous molecule, that is to minimize electrical resistance, that is to minimize electrical resistance, low internal pressure is applied, low internal pressure is applied. बोलो बच्चों, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको?
ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? किसी ने बोला है रिपीट करने के लिए? चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा। मैंने ये बोला कि अगर किसी तरीके से अंदर में ट्यूब के अंदर में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जनरेट हो गया और हमने वहां पे हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो उस चार्ज पार्टिकल को हाई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। उस काइनेटिक एनर्जी से चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर अंदर में गैसियस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है, मतलब प्रेशर हाई है, अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो प्रेशर हाई होगा, यहां से समझ सकते हो ना। अगर गैसियस मोल ज्यादा है तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा होगा। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, तो अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा है मतलब वहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो चार्ज पार्टिकल बार बार गैसियस मॉलिक्यूल से कोलाइड करेगा और इस कोलिजन की वजह से क्या होगा, चार्ज पार्टिकल का फ्लो स्मूथ मैनर में नहीं हो पाएगा। मतलब चार्ज पार्टिकल के इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक मूव करने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए यहाँ पे एमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा, मींस इलेक्ट्रिकल कंडक्शन स्मूथ मैनर में नहीं होगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को स्मूथ बनाना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, गैसियस मॉलिक्यूल्स का नंबर कम कर दिया, मतलब इंटरनल प्रेशर को कम कर दिया। बोलो बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? जिसने पूछा था अभी, जिसको क्लियर नहीं था? ठीक है। अब देखो बेटा, हाई अप्लाइड वोल्टेज क्यों अप्लाई करते हैं? ठीक है, हाई वोल्टेज क्यों अप्लाई करते हैं, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो मिश्रा जी ने पहले से ही टाइप वाइप करके रखा हुआ है, पढ़ लेते हैं भाई। इन्होंने बोला है हाई वोल्टेज helps in flow of electron and in removal of electron from the metal cathode. High voltage helps in flow of electron and in removal of electron from the metal cathode. Metal cathode. मिश्रा जी ये एक्सप्लेनेशन आपका मैं अगर बोलूं तो 40% करेक्ट है, 60% इनकरेक्ट। ये सिर्फ 40% एक्सप्लेनेशन ही दे रहा है। दीक्षांत ने कुछ बोला है, सर वो चार्ज एनोड से कहाँ आएगा? चार्ज कहाँ आएगा भाई? सर वो चार्ज एनोड से आएगा जो कंडक्ट करेगा। अच्छा, एनोड से आएगा और वो कंडक्ट करेगा। इसका मतलब है कि ट्यूब के अंदर एनोड जो है वो सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर है ना, ये गलत है। मैं आपको बताता हूं कि हाई वोल्टेज को क्यों अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज को अप्लाई करने की एक वजह तो वो है जो अक्षत ने अभी बताया, अक्षत मिश्रा ने जो बताया है, वो एक वजह है कि अगर आप हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो जो चार्ज पार्टिकल जनरेट होगा उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, और वो उस काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा और इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जाएगा, वो गैप खत्म हो जाएगा। लेकिन वो चार्ज जनरेट कहां से हुआ, हमें इस बात को भी समझना है। चार्ज का जनरेशन कैसे हुआ, हमें उसकी वजह भी समझनी है। तो आप जरा देखो चार्ज का जनरेशन कैसे होता है। बेसिकली क्या है, मान लो हम यहाँ पे एक गैसियस मॉलिक्यूल G को कंसीडर कर रहे हैं। G एक गैसियस मॉलिक्यूल, मैं किसी पर्टिकुलर गैस की बात नहीं करता, मैं जनरल सेंस में बात करता हूं। अगर जो गैसियस मॉलिक्यूल हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं वो G है, तो क्या होगा, ये गैसियस मॉलिक्यूल आयनाइज होना चाहता है। आयनाइज होकर के ये गैसियस आयंस में कन्वर्ट होना चाहता है।
और इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा। मतलब अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन हो, यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। जी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के थ्रू आप देख रहे हो कि दो टाइप के चार्ज पार्टिकल जनरेट हो रहे हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब देखो इसी एक्सपेरिमेंट के, इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो टाइप की रे जनरेट होती, जिसमें से पहले किस रे को डिस्कवर किया गया? पहले ये नेगेटिवली चार्ज रेज को डिस्कवर किया गया, जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और बाद में सर्टेन मॉडिफिकेशन के बाद पता चला कि उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज रेज भी प्रेजेंट होती है, जिसको एनोड रेज बोलते हैं। इसका मतलब है कि कैथोड पार्टिकल और एनोड पार्टिकल, कैथोड पार्टिकल और एनोड पार्टिकल दोनों की ओरिजिन कैसे हो रही है? बाय द आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल। अगर यहां गैसियस मॉलिक्यूल नहीं होगा, आप परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट कर दोगे, तो क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट नहीं परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि अंदर में गैस होनी चाहिए, क्योंकि जब गैस होगी तभी वो आयनाइज होगी, आयनाइज होगी तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जनरेट होंगे, जिसमें से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एनोड पार्टिकल बोला जाएगा, एनोड रेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है, और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये कैथोड रेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका? एनोड रेस का, ये एनोड पार्टिकल बोला जाता है। और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसको बोलते हैं बेटा कैथोड पार्टिकल। ये बात समझ में आ गई? सर मतलब, एक मिनट सर, मतलब वो ये देखना चाहता था, कौन? पता नहीं। अच्छा सर, मतलब वो ये देखना चाहता था कि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं। हाँ, जो जो एक्सपेरिमेंट जिसने इस डिस्चार्ज ट्यूब को बनाया होगा उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यही बात रही होगी। ठीक है, इसीलिए आप जब पढ़ते हो ना कैथोड रेज का डिस्कवरर कौन है, तो उसमें विलियम क्रूक्स के साथ साथ जूलियस प्लकर को भी बोला जाता है, क्योंकि जूलियस प्लकर ने अगर वो डिवाइस ना बनाया होता ना तो विलियम क्रूक्स को कैथोड रेज का पता ही नहीं चलता। और क्या है भाई, बड़े लंबे लंबे टेक्स्ट तुम लोग टाइप कर रहे हो, कमाल है। सर वो चार्ज एनोड से आएगा जो कंडक्ट करेगा। अच्छा ये तो पहले ही बोला था सर, वीडियो बहुत ही अच्छा। ठीक है ठीक है, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक। तो अक्षत तुम्हें क्लियर हुआ? तुम्हारे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में क्या गड़बड़ थी, क्या कमी थी? गड़बड़ तो नहीं बोल सकते, कमी क्या थी? अक्षत मिश्रा, तुम्हें अपने एक्सप्लेनेशन में जो कमी थी वो समझ में आया? अभी नहीं। गैस से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर गैस को क्यों फिल किया जा रहा है भाई? इसके अंदर गैस को इस तरीके इसलिए फिल किया जा रहा है जिससे कि अंदर में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को मेंटेन किया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को मेंटेन करने के लिए इनर्ट गैस को हम या गैस को फिल कर रहे हैं, लेकिन वो गैस ऐसी होनी चाहिए जो कि अननेसेसरी की केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे। अच्छा बेटा एक बात और समझो, ये इनर्ट गैस मॉलिक्यूल है, तो इनर्ट गैस मॉलिक्यूल है तो क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? अगर ये इनर्ट गैसेस मॉलिक्यूल है तो क्या ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा?
इसके पास तो एक मैजिकल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका मतलब है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो यहां से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ना, तो बहुत ज्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। हमें इस गैसियस मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी हम किस फॉर्म में देंगे? ऐसा थोड़ी है कि हम वहां पे हीट एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। क्या हम इस ट्यूब को हीट कर रहे हैं क्या? नहीं, हीट एनर्जी नहीं दे रहे हैं। कौन सी एनर्जी दे रहे हैं इसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। कहां से? ये एक्सटर्नल बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करती है? गैसियस मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देती है, ठीक है। तो आप इस बात को नोट कर लो। देखो, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट हाई वोल्टेज इज अप्लाइड, during the experiment high voltage is applied so that inert gaseous molecule gets ionized, from where charge particle are produced, and they gets accelerated, ठीक है। तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने के पीछे क्या वजह है? हाई वोल्टेज को अगर आप अप्लाई करोगे तो जो इनर्ट गैसियस मॉलिक्यूल है वो आयनाइज हो जाएगा, उसके आयनाइजेशन से चार्ज पार्टिकल जनरेट होगा, और उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाएगा, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग वेरिएबल्स डिस्चार्ज ट्यूब के हैं उनको समझा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो, बात आती है कि ये तो डिस्चार्ज ट्यूब की पूरी एनालिसिस आपने देख लिया। अब इसके बाद अगला डिस्कशन आता है कैथोड रेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं बेटा कि जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो वोल्टेज होता है 10⁴ वोल्ट ऑर्डर का। यहाँ पे वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं 10⁴ वोल्ट, 10,000 वोल्ट ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं। और जो इंटरनल प्रेशर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इंटरनल प्रेशर ये होता है 10⁻³ to 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर हम अंदर में अप्लाई करते हैं वो क्या होता है बेटा? 10⁻³ to 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर, और वोल्टेज क्या? 10⁴ वोल्ट, ठीक है। तो 10,000 वोल्ट और 10⁻³ to 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर को जब हम अप्लाई करते हैं, तब डिस्चार्ज ट्यूब वर्क करना स्टार्ट करता है, और यहाँ पे एमीटर में डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होता है। अच्छा, एक बात और समझ लेना, कैसे हमें पता चलेगा कि वहां पे रेज जनरेट हुई है? तो रेज जनरेट हुई है, इस बात को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो एनोड वाला साइड है, इधर जो है फ्लोरोसेंट मटेरियल अप्लाई करते हैं। इधर हम क्या करते हैं? फ्लोरोसेंट मटेरियल अप्लाई करते हैं। तो जब हम इधर फ्लोरोसेंट मटेरियल को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, यहां से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आता है, और वो इस पार्ट को हिट करता है जहां पे फ्लोरोसेंट मटेरियल प्रेजेंट, और उसकी वजह से क्या होता है, वो पार्ट ग्लो करने लगता है। ये वाला पार्ट फ्लोरोसेंट मटेरियल की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, वो पार्ट ग्लो करने लगता है। और इससे हमें पता चलता है
कि रेस जनरेट हो रही है। ठीक है, अब जो रेस जनरेट होती है उन्हीं रेस को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रेस बोलते हैं। तो कैथोड रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। तो कैथोड रे को किसने डिस्कवर किया? हु डिस्कवर्ड कैथोड रेस? विलियम क्रूक्स। विलियम क्रूक्स डिस्कवर्ड कैथोड रेस। ठीक है, कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब कैसे पता चलता है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं? दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे कास्ट शैडो। हाँ, एकदम सही है। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज दे कास्ट शैडो। ठीक है, जैसे आपको पता है कि अगर आप लाइट को फोकस करो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म होती है पीछे। इससे पता चलता है कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अगल बगल से तो, उस ऑब्जेक्ट के अगल बगल से तो लाइट निकल जाती है, लेकिन जहां पे वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसके थ्रू लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पाती, इसीलिए उस पार्ट उसका शैडो फॉर्म होता है बैकग्राउंड में। एग्जैक्टली ऐसा ही सिचुएशन जो है वो कैथोड रेस के साथ भी ऑब्जर्व होता है। जब कैथोड रेस को हम पास करते हैं और कैथोड रेस के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो का फॉर्मेशन होता है। तो इससे ये कंफर्म होता है कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी लिखो, दे हैव हीटिंग इफेक्ट। दे हैव हीटिंग इफेक्ट। दे हैव हीटिंग इफेक्ट। अब देखो बेटा, इनका हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑब्वियसली क्या है, इनके अंदर कैनेटिक एनर्जी है, इनका अपना मास है, इनको वेलोसिटी मिली हुई है, मतलब इनके अंदर क्या है, कैनेटिक एनर्जी है। और ये जब उस कैनेटिक एनर्जी से आकर के किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, ठीक है, जब ये पार्टिकल अपनी कैनेटिक एनर्जी से किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, ये अपनी सारी कैनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जिससे क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑब्जर्व हो, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इनके कोलाइड करने से, जिससे पता चलता है कि दे हैव हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड पॉइंट, दे consist of material particle, they consist of material particle because they consist of material particle because they can rotate, they can rotate light paddle wheel, they can rotate light paddle wheel. They consist of material particle because they can rotate light paddle wheel. ठीक है, तो अगर हम एक लाइट पैडल व्हील को कंसीडर करें बिटवीन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, तो क्या होता है, वो व्हील रोटेट करने लगती है। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझो,
मैं व्हील बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब कितना सक्सेसफुल हो पाता हूँ। अगर हम एक व्हील को कंसीडर कर रहे हैं जो मासलेस है, हाँ हाँ, फैन ही लग रहा है समझ लो, बहुत ही हल्का मासलेस पैडल व्हील को हम कंसीडर कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, यहां से कैथोड पार्टिकल को पास करते हैं इसके थ्रू। अगर कैथोड रेज को पास करते हैं तो क्या होगा, कैथोड पार्टिकल जो कि हाई काइनेटिक एनर्जी से ट्रेवल कर रहे हैं, ये कैथोड पार्टिकल इसको आकर के हिट करते हैं। ठीक है, कैथोड पार्टिकल इसको अलग अलग पार्ट पे आकर के हिट करेंगे, तो कैथोड पार्टिकल के हिट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम इंपार्ट होगा, इसके ऊपर मोमेंटम इंपार्ट होगा, और अगर इसके ऊपर मोमेंटम इंपार्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, टॉर्क जनरेट होगा। जब कैथोड पार्टिकल इसको हिट करेगा तो क्या होगा, एक तरीके से वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, और क्योंकि ये फिक्स है अबाउट अ पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट इसको फिक्स किया हुआ है, और इस पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, टॉर्क जनरेट होता है, और टॉर्क जनरेट होने की वजह से क्या होता है, रोटेशनल इफेक्ट आता है, इस वजह से ये व्हील रोटेट करने लगती है। इससे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट वही ला सकता है जिसका अपना कुछ मास हो। ठीक है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, उसका अपना मास भी होना चाहिए। तो क्योंकि कैथोड पार्टिकल का अपना मास है और कैथोड पार्टिकल को हमने सर्टेन वेलोसिटी प्रोवाइड की हुई है, इस वजह से कैथोड पार्टिकल का अपना मोमेंटम है, और उस मोमेंटम की वजह से क्या हो रहा है, वहां पे फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट हो रहा है, और टॉर्क की वजह से रोटेशनल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये लाइट पैडल व्हील को रोटेट करती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि दे हैव मतलब दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, वो मैटर से बना है, उसका मास, क्योंकि मैटर है तो मैटर का मास होगा, उसका अपना वॉल्यूम होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसकी प्रॉपर्टी में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दे आर डिफ्लेक्टेड, they are deflected towards positive charge plate, they are deflected towards positive charge plate when electric field is applied, when electric field is applied, this shows that they are negatively charged, they are negatively charged। अब जरा इस बात को समझो, जैसे देखो, अगर यहाँ पे कैथोड रेज ट्रेवल कर रही है, अब मान लो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकली, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को कंसीडर करें, अगर इसके अंदर ही हम इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट को कंसीडर करते हैं, जिसमें ये वाला प्लेट अगर पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला प्लेट नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होता है, जैसे एक कैथोड पार्टिकल को कंसीडर करें, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको अनडेविएटेड पाथ फॉलो करना चाहिए, और इसको इस तरीके से बाहर निकल जाना चाहिए, इसका पाथ अनडेविएटेड होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के बीच में आता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के बीच में आता है, इस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, और इलेक्ट्रिकल फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। और डिफ्लेक्ट भी किधर हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। और हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है,
और ये वाला चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इससे हम ये कंफर्म हो जाता है कि इसके ऊपर, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये कंफर्म हो जाता है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के थ्रू इन चार्ज पार्टिकल को पास करें, मतलब कैथोड पार्टिकल को पास करें, तो कैथोड पार्टिकल डिफ्लेक्ट होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट, जिससे ये कंफर्म होता है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। क्या स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ क्या? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड they gets deflected towards positively charged plate. In electric field they gets deflected towards positive charged plate. In electric field they gets deflected towards positive charged plate. This shows that they are negatively charged. They are negatively charged. नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो। इन मैग्नेटिक फील्ड they follow a circular path. In magnetic field they follow a circular path which is expected for negative charge particle. In magnetic field they follow a circular path which is expected for negative charge particle. मैंने कल की क्लास में बताया था कि अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड है और डॉट मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अगर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पास करते हैं तो वो क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड है मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड द प्लेन। कल की क्लास में बताया था कि डॉट मैग्नेटिक फील्ड हो और उसके थ्रू अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को पास करें, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम इस तरीके से पास कर रहे हैं जिससे कि उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। तो ऐसे सिचुएशन में वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैसा सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और अगर उसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को पास करें तो क्या होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो जिसने भी इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, ठीक है, उसको पहले से पता था कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो दूसरे टाइप का सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो इन्होंने ये जिसने एक्सपेरिमेंट किया उसने ये ऑब्जर्व किया कि उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर जो कैथोड पार्टिकल है वो एक ऐसा सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है जो सर्कुलर पाथ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सपेक्टेड है। तो इससे बेटा किसने माइक को अनम्यूट किया है? माइक म्यूट करो। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि कैथोड पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ध्यान देना, इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए यहां पे दो एक्सपेरिमेंट किए गए। कैथोड पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस बात को स्टैब्लिश करने के लिए यहां पे दो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। पहला एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट के बीच में कैथोड पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, उससे ये कंफर्म हुआ कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन के थ्रू जब हमने उसको पास किया
तो उसने एक ऐसा सर्कुलर पाथ को फॉलो किया जो सर्कुलर पाथ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए एक्सपेक्टेड था। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट? क्लियर हुआ या नहीं? मुझे देखो हर स्टेटमेंट के बाद ये बात आपसे पूछनी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे लिए इनविजिबल हो। तो आपका जो यहाँ पे रिस्पांस दे रहे हो ना, इसी रिस्पांस से ही मुझे पता चलता है कि आप कंफर्टेबल हुए या नहीं कॉन्सेप्ट के साथ। अगला पॉइंट नोट करो, नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज में लिखो, दे कैन आयनाइज द गैस, they can ionize the gas, they can ionize the gas through which they pass, they can ionize the gas through which they pass। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, ठीक है? जरा देखना, एक आयनाइजेशन आपने इधर भी देखा है, यहां भी देख रहे हो, ये गैसियस मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये वाला आयनाइजेशन कैसे हो रहा है? ये वाला आयनाइजेशन हो रहा है थ्रू एनर्जी ट्रांसफर। हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू ये आयनाइज हो गया। तो जब हम किसी गैस को आयनाइज करना चाहते हैं तो आयनाइजेशन को हम दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1 थ्रू एनर्जी ट्रांसफर, और दूसरा जो आयनाइजेशन होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन थ्रू चार्ज ट्रांसफर। तो इस बात को नोट कर लो, नोट में लिखो, लिखो ionization in gases, ionization in gases can be produced, ionization in gases can be produced, ionization in gases can be produced in following two manner, in following two manner, ionization in gases can be produced in following two manner। number 1, ionization through charge transfer, ionization through charge transfer। अब इसके साथ आप नोट कर लेना, आयनाइजेशन थ्रू चार्ज ट्रांसफर के साथ लिख लेना ब्रैकेट में, this mode of ionization, this mode of ionization, this mode of ionization is very effective। अगर हम गैसेस के आयनाइजेशन के लिए इस मोड को ऑप्ट करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव मोड ऑफ आयनाइजेशन है, इसमें इंटेंस आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती है। तो दिस मोड ऑफ आयनाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें हम जैसे गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूट्रल गैसियस मॉलिक्यूल्स है, और उसके थ्रू हम आयनाइज्ड मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स को पास करते हैं, चार्ज रेज को पास करते हैं। जैसे हमने कैथोड रेज को पास कर दिया, एनोड रेज को पास कर दिया, तो क्या होता है, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स उन चार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब वो चार्ज पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उस प्रोसेस में वो आयनाइज हो जाते हैं, बिकॉज पहले वो अनचार्ज थे। कोई भी अनचार्ज एटम या अनचार्ज मॉलिक्यूल अगर फर्दर चार्ज एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, वो खुद चार्ज हो जाएगा, इस तरीके से वो आयनाइज हो जाता है, ठीक है? नंबर 2 लिखो, नंबर 2 आयनाइजेशन थ्रू एनर्जी ट्रांसफर, आयनाइजेशन थ्रू एनर्जी ट्रांसफर। यहां पे लिखो, दिस मोड ऑफ आयनाइजेशन इज लेस इफेक्टिव देन प्रीवियस वन। This mode of ionization is less effective than previous one। अब देखो ये आयनाइजेशन लेस इफेक्टिव है बेटा, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल को फोर्स किया जा रहा है उसका इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। कोई भी एटम हो वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देना चाहता। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बात आए तो इलेक्ट्रॉन लेने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको अपना खुद का इलेक्ट्रॉन देने में प्रॉब्लम है।
तो जब कभी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बात आएगी ना, तो उसके लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। आप एनर्जी दोगे तभी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आती है तो मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है। अगर किसी एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना हो, तो जब एटम इलेक्ट्रॉन, आप पढ़ोगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे तो वहां पे सारा डिस्कशन आता है। तो जब एक एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नॉर्मली एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? एंडोथर्मिक है, ऑलवेज एंडोथर्मिक। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, whereas gain of electron is generally exothermic। मतलब नेचुरल सी बात है भाई, आपके पास कितना भी ज्यादा पैसा हो, खूब सारा बैंक बैलेंस हो, लेकिन अगर आपको कोई बोले कि भाई उनको थोड़ा अमाउंट दे दो, तो आपको देने में दिक्कत होती है। लेकिन आपका बैंक बैलेंस कितना भी ज्यादा हो, अगर आपको कहीं से मिल रहा है तो आपको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सेम सिचुएशन यहां है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देना चाहता, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेना हो अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। तो चार्ज ट्रांसफर वाला जब आयनाइजेशन होता है ना, तो वहां पे गैसियस मॉलिक्यूल को चार्ज लेना होता है, चार्ज गेन करना होता है। तो चार्ज गेन करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना चार्ज लूज करने में, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसको प्रॉब्लम है। इसीलिए बोलते हैं आयनाइजेशन थ्रू एनर्जी ट्रांसफर is less effective than that of ionization through charge transfer। बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि कैथोड रेस को पास करने पे जो आयनाइजेशन होगा, वो कौन से टाइप का आयनाइजेशन होगा? पहला वाला आयनाइजेशन, पहले टाइप का आयनाइजेशन या दूसरे टाइप का आयनाइजेशन? कैथोड रेस को पास करने पे जो आयनाइजेशन होगा वो कौन सा आयनाइजेशन होगा? आयनाइजेशन थ्रू चार्ज ट्रांसफर या आयनाइजेशन थ्रू एनर्जी ट्रांसफर? हाँ, चार्ज ट्रांसफर वाला आयनाइजेशन होगा। और जो चार्ज ट्रांसफर वाला आयनाइजेशन होता है बेटा ना, अभी मैंने क्या बताया था, ये बहुत ही इफेक्टिव आयनाइजेशन मोड है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट कर लो। लिखो, इन केस ऑफ कैथोड रेज, इन केस ऑफ कैथोड रेज, ionization produced in gases, ionization produced in gases is mainly through charge transfer, is mainly through charge transfer। Therefore, this mode of ionization is effective। Therefore, this mode of ionization is very effective। In case of cathode rays, the ionization in gases, the ionization in gases is mainly through charge transfer। The ionization in gases is mainly through charge transfer। Therefore, this mode of ionization is very effective। Next point लिखो प्रॉपर्टीज में, अगला पॉइंट लिखो, they can produce X-rays। They can produce X-rays। तो ये X-rays को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जरा देखो बेटा, इनके थ्रू एक्सरेज का कैसे प्रोडक्शन होता है। देखो, अगर हम यहां पे एक मेटल टारगेट को कंसीडर करें, मैं एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं इसको समझने के लिए। ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल डायग्राम नहीं है, सिर्फ इस बात को समझाने के लिए कैसे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है वो बता रहा हूं। इसको बोलते हैं बेटा मेटल टारगेट। मेटल
टारगेट, और ये हैवी मेटल से बना होता है। ठीक है, ये हैवी मेटल से बना होता है, बहुत भारी मेटल से बना होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हैवी मेटल से बना होता है। ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। आप देखो क्या करते हैं, इधर कैथोड रेज की बम्बार्डिंग करते हैं इसके ऊपर, बीम ऑफ कैथोड रेज की बम्बार्डिंग करते हैं इसके ऊपर। तो अगर कैथोड रेज की बम्बार्डिंग करेंगे तो क्या होगा, ये कैथोड पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी से इस मेटल टारगेट को हिट करते हैं, और ये अपनी सारी एनर्जी जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को ये रेडिएट कर देते हैं, और वो रेडिएशन हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है उसी को एक्सरे बोलते हैं। आप फिर से समझो, यहां पे एक मेटल टारगेट प्रेजेंट, मेटल टारगेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये हैवी मेटल से बना है, और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अब हम क्या कर रहे हैं, कैथोड रेज को इसकी तरफ प्रोजेक्ट कराते हैं। ठीक है, कैथोड पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी से इस मेटल टारगेट को हिट करते हैं, और उस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है उसी को एक्सरे बोलते हैं। तो इस तरीके से एक्सरे का फॉर्मेशन। तो अगर हम कैथोड रेज को किसी मेटल टारगेट की तरफ प्रोजेक्ट कराएं तो एक्सरेज जनरेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, they can penetrate through thin metal foil. They can penetrate through thin metal foil. They can penetrate through thin metal foil. अगर एक मेटल फॉयल जिसकी थिकनेस बहुत कम है उसके थ्रू हम कैथोड रेज को पास करें तो कैथोड रेज उसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ फॉयल की थिकनेस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मेटल फॉयल प्रेजेंट है, एक थिन मेटल फॉयल है, और हम कैथोड रेज को, बीम ऑफ कैथोड रेज को पास करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि ये कैथोड रेज ट्रांसमिट हो जाते हैं इसके थ्रू, दूसरे साइड में निकल जाते हैं। इस मेटल फॉयल के थ्रू कैथोड रेज क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखने को मिलती है, अगर हम इस फॉयल का थिकनेस बढ़ाते हैं, अगर हम धीरे धीरे करके फॉयल का थिकनेस बढ़ाएं तो क्या होगा, जो इनकमिंग कैथोड रेज है इसकी इंटेंसिटी और जो आउटगोइंग कैथोड रेज है उसकी इंटेंसिटी को अगर कंपेयर करें तो इंटेंसिटी में चेंज आ जाता है। ऑब्वियसली जो कैथोड रेज आ रही हैं फॉयल की तरफ उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जो आउटगोइंग कैथोड रेज है उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और इस तरीके से हम जैसे जैसे फॉयल की थिकनेस बढ़ाते जाएंगे आउटगोइंग कैथोड रेज की इंटेंसिटी लगातार कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब एक भी कैथोड पार्टिकल उस फॉयल से पास नहीं कर पाता। ठीक है, उसी स्टेज को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन लिमिट। ठीक है, तो वहां से हमें पता चलता है कि इसकी पेनिट्रेशन लिमिट क्या है। सर क्या लिखा तुमने दीक्षांत, सर थिन हैवी मेटल फॉयल को पेनिट्रेट करेगी, हाँ सही है, यही बात मैं बोल रहा हूं कि अगर फॉयल जो है वो थिन है तो थिन मेटल फॉयल को ये पेनिट्रेट कर देंगी। बट अगर हम धीरे धीरे करके फॉयल की थिकनेस को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, जो आउटगोइंग कैथोड रेज है उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी। मान लो कि इनकमिंग कैथोड रेज की इंटेंसिटी I1 है और आउटगोइंग कैथोड रेज की इंटेंसिटी I2 है, तो अगर हम, और फॉयल का थिकनेस, ये जो फॉयल है इसका थिकनेस, फॉयल का थिकनेस ऑफ फॉयल अगर इसको T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
थिकनेस ऑफ फॉयल अगर T है तो क्या ऑब्जर्व होगा बेटा, जो I2 है, I2 is inversely proportional to T. I2 is intensity of outgoing cathode rays. I1 is intensity of incoming cathode rays. ठीक है, इनकमिंग कैथोड रेज की इंटेंसिटी I1 है. इंटेंसिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ कैथोड पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. नंबर ऑफ कैथोड पार्टिकल प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस. ध्यान देना, पीछे फिजिक्स के जब कॉन्सेप्ट बता रहा था वहां भी इंटेंसिटी टर्म हमने 2-3 जगह पे यूज किया. तो इंटेंसिटी हमेशा नंबर को बताता है. ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब नंबर. तो यहाँ पे किसका नंबर, नंबर ऑफ कैथोड पार्टिकल. ठीक है, तो नंबर ऑफ कैथोड पार्टिकल पर यूनिट एरिया, ये I1 जो है वो इंटेंसिटी है इनकमिंग कैथोड रेज की, और I2 क्या है, इंटेंसिटी है आउटगोइंग कैथोड रेज की. तो अगर हम फॉयल का थिकनेस बढ़ाते हैं तो I2 वैल्यू क्या होगा बेटा, I2 वैल्यू डिक्रीज करेगा. तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, इंटेंसिटी ऑफ आउटगोइंग कैथोड रेज is inversely proportional to foil thickness. ये बात समझ में आ गई सबको? पेनिट्रेशन लिमिट का कैसे पता चलेगा, वो थिकनेस फॉयल की जिसके करस्पॉन्डिंग जो I2 है वो 0 हो जाता है. मिनिमम थिकनेस ऑफ फॉयल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ आउटगोइंग कैथोड रेज इज 0 इज पेनिट्रेशन लिमिट. ठीक है, अगर आपको पेनिट्रेशन लिमिट पता करनी है तो पेनिट्रेशन लिमिट कैसे पता करोगे, आप बोलोगे फॉयल की वो थिकनेस जिसके करस्पॉन्डिंग I2 0 हो जाए. तो अब एक बात यहां पे और समझने की है बेटा, वो है पेनिट्रेशन इफेक्ट. पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल वेलोसिटी. penetration effect is directly proportional to particle velocity. पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी पेनिट्रेशन इफेक्ट उतना ज्यादा होगा. एंड पेनिट्रेशन इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज. Penetration effect is directly proportional to particle velocity and penetration effect is inversely proportional to particle size. अब जरा इस बात को समझो, ये हमने कैसे लिखा हुआ है. एक ऐसा एग्जांपल जिसके थ्रू आपको ये बात बहुत इफेक्टिवली समझ में आ जाएगी. जैसे देखो, मान लो एक ग्लास पैनल है, ठीक है, विंडो ग्लास पैनल है. अब हम क्या करते हैं, एक गन की हेल्प से एक बुलेट को फायर करते हैं उस ग्लास पैनल की तरफ. तो क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड क्या है भाई, बुलेट को उसके थ्रू ट्रांसमिट हो जाना चाहिए. बुलेट जो है उस पैनल को पेनिट्रेट करके दूसरे साइड में ट्रांसमिट हो जाएगी. ठीक है, अब जरा दूसरी सिचुएशन को देखो, वही ग्लास पैनल है,
और आपको बोला गया कि आप एक स्टोन लो, स्टोन पीस आपने लिया और आप उस पैनल की तरफ अपनी पूरी ताकत से आप जो है उसको प्रोजेक्ट करते हो। तो अगर आप उस स्टोन को पैनल की तरफ प्रोजेक्ट करते हो, आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्या देखने को मिलेगा? वो स्टोन अंदर गिरेगा, पैनल टूट जाएगा। अब जरा दोनों सिचुएशन को समझना, क्या क्या दोनों सिचुएशन में फर्क है। उधर आपने बुलेट को फायर किया, बुलेट का अगर आप शेप को देखो तो कैसा उसका शेप पॉइंटेड है, ठीक है, बुलेट का शेप कैसा है? पॉइंटेड है। तो जब बुलेट जो है वो पैनल को हिट करता है तो वो पूरा का पूरा मोमेंटम एक पॉइंट पे या छोटे सरफेस एरिया पे अप्लाई करता है। जब बुलेट पैनल से स्ट्राइक करता है तो क्या ऑब्जर्व होता है वहां पे? वो जो मोमेंटम इंपार्ट कर रहा है, वो मोमेंटम वो एक छोटे एरिया पे इंपार्ट कर रहा है। यानी कि अगर आप देखो तो वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो फोर्स कम एरिया पे अप्लाई कर रहा है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया बेटा? फोर्स पर यूनिट एरिया वहां पे ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा प्रेशर इफेक्ट आएगा, इसलिए वहां पे पेनिट्रेशन इफेक्ट बढ़ जाता है। लेकिन स्टोन के केस में क्या है? अगर आप स्टोन को प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, तो स्टोन का शेप ऐसा है कि एक तो उसका शेप जो है वो बुलेट जैसा नहीं है, और जब वो वहां पे स्ट्राइक करता है तो उसका जो इंपैक्ट है वो बड़े सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भले हो सकता है कि स्टोन का मोमेंटम ज्यादा हो, मास इनटू वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करें तो ऐसा हो सकता है कि हम स्टोन को ज्यादा मोमेंटम दे दें, लेकिन मोमेंटम ज्यादा होने के बावजूद भी या मोमेंटम बुलेट के बराबर होने के बावजूद भी वहां पे जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए पेनिट्रेशन इफेक्ट कम हो जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हो, वैसे नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा? बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा होगी स्टोन के कंपेयर में। दूसरा, बुलेट का जो साइज है वो छोटा होगा, तो बुलेट की वेलोसिटी ज्यादा है, बुलेट का साइज छोटा है, इसलिए बुलेट का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने बोला पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल साइज। हुआ क्लियर बेटा? आ गया समझ में ये? अच्छा, अब मुझे जरा बताओ कि कैथोड रेज और एनोड रेज, कैथोड रेज और एनोड रेज को अगर कंसीडर करें तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होगा? कैथोड रेज और एनोड रेज में पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज्यादा होना चाहिए? कैथोड रे का ज्यादा होना चाहिए, ये सही आंसर है। इसलिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि कैथोड पार्टिकल को ज्यादा वेलोसिटी मिलती है इन कंपेयर टू एनोड पार्टिकल, क्योंकि कैथोड पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उस इलेक्ट्रॉन को जब हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हो रहा है और उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो गैसियस आयन भी जनरेट होता है। गैसियस आयन एनोड पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन कैथोड पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा वेलोसिटी मिलती है इन कंपेयर टू एनोड पार्टिकल। तो एक तो उसकी पार्टिकल वेलोसिटी ज्यादा हो गई, दूसरी बात उसका साइज छोटा है, पार्टिकल साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होगा, तो उसका पार्टिकल साइज कम है, उसकी पार्टिकल वेलोसिटी ज्यादा है, इसलिए पेनिट्रेशन इफेक्ट कैथोड रेज का हमेशा एनोड रेज से ज्यादा होगा। तो नोट में लिख लो इस बात को। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ penetration effect of cathode rays, penetration effect of cathode rays is always greater than that of anode rays. Penetration effect of cathode rays is always greater than that of anode rays. अच्छा, मुझे बता सकते हो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट कौन सी रेडिएशन का होता है?
सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होता है? हाँ एकदम सही है, गामा रेज का। गामा रेज का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। गामा रेज का पेनिट्रेशन इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि अगर 1 मीटर थिक स्टील वॉल हो, एक स्टील वॉल जिसकी थिकनेस 1 मीटर है, तो गामा रेज उस 1 मीटर थिकनेस की स्टील वॉल को भी पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है समझ में आया कि नहीं? गामा रेज का पेनिट्रेशन इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो 1 मीटर थिकनेस की स्टील वॉल को पेनिट्रेट कर जाती है। जबकि अगर कोई लेड वेसल है जिसका थिकनेस 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर थिक लेड वेसल को गामा रेडिएशंस पेनिट्रेट नहीं कर पाती। बात को समझना। यही वजह है कि जो जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो भी रेडियो एक्टिव सैंपल होता है, उसको हमेशा लेड वेसल के अंदर रखते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो अपने आप से डिसइंटीग्रेट होता है, और वो डिसइंटीग्रेट करके अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज को प्रोड्यूस करता है। तो जो गामा रेडिएशंस वहां पे प्रोड्यूस हो रही हैं, अगर वो लेड वेसल से बना होगा जिसकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है, तो गामा रेडिएशंस उसके थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो पाएंगे। गामा रेज हार्मफुल रेज होती हैं, तो इसलिए जो उनके एक्सपोजर से जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए उस रेडियो एक्टिव सैंपल को थिक लेड वेसल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, अब आप लास्ट पॉइंट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में। लास्ट पॉइंट लिखो, लिखो द स्पेसिफिक चार्ज, द स्पेसिफिक चार्ज। क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? यहां ब्रैकेट में लिखना Q/m। चार्ज टू मास रेशियो को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। चार्ज टू मास रेशियो, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रेज, the specific charge of cathode rays is independent, the specific charge of cathode rays is independent from the nature of the gas, is independent from the nature of the gas filled inside the discharge tube, filled inside the discharge tube, as well as from the nature of, as well as from the nature of material of cathode, as well as from the nature of material of cathode. अब अगर आप इस लास्ट पॉइंट को पढ़ो बेटा, तो जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया होगा, भाई किसी ने इस स्टेटमेंट को जरूर दिया होगा, थोड़ा बहुत उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट और जो मैंने लिखवाया उसमें स्लाइट वेरिएशंस हो सकते हैं, ठीक है, बट जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों वो वही है जो किसी ने सबसे पहले इस स्टेटमेंट को दिया होगा। आप अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ो तो इस स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है वो अपने आप में कंफ्यूज्ड है, वो अनक्लियर है, उसको पता नहीं है कि ये कैथोड रेज की ओरिजिन कहां से हुई। ठीक है, वो कंफ्यूज्ड है दो सोर्सेस को लेकर के, इसीलिए उसने क्या किया, इसीलिए उसने दोनों को बदल करके देख लिया। एक बार उसने क्या किया, अंदर में जो गैस फिल्ड था, कैथोड ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल्ड थी, उस गैस को बदल करके देखा, तो क्या दिखाई पड़ा उसको, चार्ज बाय मास में कोई चेंज नहीं है, Q/m वैल्यू सेम रही। फिर उसने क्या किया, फिर उसने कैथोड का मटेरियल को बदल करके देखा, तब भी उसने क्या ऑब्जर्व किया, चार्ज बाय मास में अगेन कोई चेंज नहीं है। अब चार्ज बाय मास वैल्यू में कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कैथोड पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल।
इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है बेटा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम के अंदर प्रेजेंट हो, या वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के अंदर प्रेजेंट हो, या वो इलेक्ट्रॉन गोल्ड एटम के अंदर प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज फिक्स होगा, उसका मास फिक्स होगा, और क्योंकि उसका चार्ज और मास फिक्स है तो ऑब्वियसली उसका स्पेसिफिक चार्ज फिक्स होगा। वो स्पेसिफिक चार्ज, आप जो भी सोर्सेज हैं, आप किसी भी सोर्स को बदल लो, वो स्पेसिफिक चार्ज नहीं बदलेगा। ठीक है, लिख लो, दिस shows that cathode rays consist of a fundamental particle whose charge and mass is fixed. ठीक है, उस कैथोड पार्टिकल का जो चार्ज अपॉन मास वैल्यू है वो फिक्स है। तो ये है एनालिसिस कैथोड रेस की। अब इसके बाद मुझे डिस्कस करना है एनोड रेस को। तो एनोड रेस का डिस्कशन और आगे जो थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये तीनों कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, हाँ, मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। गुड इवनिंग बेटा।